सो गुड मॉर्निंग गाइस। और सबसे पहले विश यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 26 जनवरी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 इसको किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा लद्दाख ने। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 ये कहां पे शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश में। और अभी इसको जीत लिया लद्दाख ने। एक तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पुरुषों की जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी जो कि उसका 10वां संस्करण था वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई थी, उसको जीता था आईटीबीपी ने लद्दाख को हरा करके। और 2021 में ही दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुए थे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, उसमें टॉप पे रहा था जम्मू कश्मीर। और अभी आपको याद होगा लद्दाख में ही खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया। 18 जनवरी को यह शुरू हुआ जो कि 13 दिनों तक चलेगा। चलो मुझे बताओ, अभी 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी ये। इसको किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने जीता है चंडीगढ़ को हरा करके। और अभी आपको याद होगा बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में जो एशियन चैंपियंस मेंस हॉकी टूर्नामेंट हुआ था उसको जीता था साउथ कोरिया ने और उसमें भारत तीसरे स्थान पे था। अभी जो मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 हुआ था कहां पे? उड़ीसा में। उसको जीता था अर्जेंटीना ने। किसको हराया था? जर्मनी को। और जर्मनी को हराने से आपको याद आ जाएगा अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हरा करके ब्रोंज मेडल जीता था। अच्छा अभी दिसंबर की बात है, रैंकिंग आई थी तो उस रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम तीसरे स्थान पर रही है। टॉप पे ऑस्ट्रेलिया की टीम है। वहीं महिलाओं की टीम की रैंकिंग की बात करेंगे तो भारतीय महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर है। टॉप पे नीदरलैंड की टीम है। अच्छा वैसे आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का नाम क्या है? डॉक्टर सुरेंद्र मोहन बाली है। और अगर आपसे पूछा जाए FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट अवार्ड से अभी किसे सम्मानित किया गया था? VK पांडियन को। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र बत्रा है। अच्छा एक नाम और याद रखना, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष इनका नाम है ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम, ये मणिपुर से है। तो इस क्वेश्चन में हॉकी से रिलेटेड अभी आपके करंट अफेयर्स में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने वो सारे मैंने आपको एक साथ रिवाइज करवा दिए, तो इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए हाल ही में ऑस्कर 2022 के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया? तो आंसर होगा जय भीम और मराक्कर को। तो भारतीय मूवी है ये जय भीम और मराक्कर, इनको भी ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और आपको बता दूं इनसे पहले भी 3 भारतीय फिल्में ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुकी है। कौन कौन सी? मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान। और हाँ ये जो मराक्कर मूवी है इसे ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भी शॉर्ट लिस्ट किया गया था। और इस साल ऑस्कर पुरस्कारों का ये कौन सा संस्करण है? 94th। अच्छा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 2021 में जो 93rd ऑस्कर हुए थे उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? नॉमैडलैंड मूवी को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था एंथोनी हॉपकिंस को द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड
फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को नॉमैडलैंड मूवी के लिए और बेस्ट डायरेक्टर क्लोए झाओ रही थी नॉमैडलैंड मूवी के लिए। तो ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में द एंजल्स ऑफ कैलाश नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा शुबीरा प्रसाद ने। तो शिक्षाविद, लेखिका और ज्योतिषी हैं ये शुबीरा प्रसाद, जिन्होंने ही ये बुक लिखी है जिसका नाम है द एंजल्स ऑफ कैलाश। ये उनकी पहली पुस्तक का दूसरा वाला भाग है। उनकी पहली पुस्तक का नाम था द डायमंड्स ऑफ जैत्रेया, और इस सीरीज की उनकी जो आखिरी बुक आएगी उसका नाम होगा द कुंभ कॉन्स्पिरेसी। तो अभी तो आप ये याद रखें, द एंजल्स ऑफ कैलाश नाम की बुक को किसने लिखा? शुबीरा प्रसाद ने। बाकी जयंता घोषाल, अभी ममता बियॉन्ड 2021 नाम की बुक को लिखा। डॉक्टर शशि थरूर प्राइड, प्रेजुडिस एंड पुंडित्री नाम की बुक को लिखा। और अभिजीत बनर्जी कुकिंग टू सेव योर लाइफ नाम की बुक को लिखा था। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अब आपको बताना है हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जनवरी को। एक्चुअली में भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। पहली बार इसे 2011 में मनाया गया था। तो ये जो दिन है ये मतदाता अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भारत के नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। और इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार की थीम, क्या है थीम? मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। हिंदी में बोलेंगे तो चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। अच्छा, वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है, 24वें नंबर के हैं। और यहाँ से 2 प्रश्न और बन जाएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? सुकुमार सेन है। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रही थी? फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं। तो आंसर होगा रमा देवी। और वैसे 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश का, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, 25 जनवरी को एक और डे मनाया जाता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आपको पता है कौन सा डे होता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। जब तक हम जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, जिसकी थीम क्या थी? इट्स ऑल इन द माइंड। 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया। और 24 जनवरी को भी राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया था। तो जनवरी के ये इंपॉर्टेंट डे हो गए, आपको इनको ध्यान रखना। और डेज पे आपकी क्विज भी अपलोड हो रही है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। टॉपिक वाइज क्विजेज भी अपलोड हो रही है, तो अभी से उनकी प्रैक्टिस करने लग जाओ। ज़्यादा बर्डन इकट्ठा मत होने दो कि एक साथ इकट्ठा हो जाएगा तब लगाएंगे। जैसे जैसे वहाँ पे डेली आपके क्वेश्चन ऐड होते जा रहे हैं उनको लगाते जाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, आईपीएल के आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी को क्या कहा जाएगा? मतलब उसका नाम क्या दिया गया? तो आंसर होगा लखनऊ सुपर जायंट्स। तो इंडियन प्रीमियर लीग की लखनऊ फ्रेंचाइजी को लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम से जाना जाएगा। तो अभी आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ की ऑफिशियल आईपीएल टीम ने जनता की राय लेने का फैसला किया। मतलब ये जो नाम है ये जनता ने दिया है। मतलब इस तरह से इन्होंने कुछ प्रोग्राम चलाया था कि नाम बताओ नाम कमाओ, उस तरह से। तो ये नाम पसंद किया गया, जिसको अभी टीम के मालिक जो है संजीव गोयनका उन्होंने रिवील किया। नाम याद रखना, अब तो नाम इंपॉर्टेंट है बस, लखनऊ सुपर जायंट्स। और इसकी कप्तानी कौन संभालेंगे? केएल राहुल। आपको बताएं इस साल आज जो आईपीएल होंगे वो कहाँ पे होंगे? भारत में होंगे। और उसमें 2 नई टीमें शामिल हुई है। कौन कौन सी? एक तो अहमदाबाद और लखनऊ टीम। तो इस तरह से टोटल 10 टीमें खेलेंगी इस बार। ये तो बात हो गई 2022 के आईपीएल की। 2021 के जो आईपीएल हुए थे उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके फाइनल कहाँ पे हुए थे? यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे। किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग ने। किसको हरा करके? कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके। और प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन रहे थे? हर्षल पटेल रहे थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं ये। देखो 2 तरह की कैप याद रखा करो, एक तो पर्पल कैप और एक ऑरेंज कैप। पर्पल कैप दी जाती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, ये मिली है हर्षल पटेल को। और ऑरेंज कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, जो मिली है ऋतुराज गायकवाड़ को। ये चेन्नई सुपर किंग के हैं। और 2023 से आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बन जाएगा? टाटा ग्रुप बन जाएगा। किसकी जगह लेगा? वीवो की जगह ले लेगा।
ध्यान रखना ये बढ़ते आगे। तो ये रहा वो प्रश्न जो आपसे मैंने पीछे पूछा था कि 25 जनवरी को और कौन सा डे मनाया जाता है, तो आंसर होगा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे। लेकिन इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इस बार के नेशनल टूरिज्म डे की थीम क्या रही, तो फिर आंसर हो जाएगा रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। पिछले साल 2021 में इसकी थीम थी देखो अपना देश। अच्छा, ये तो नेशनल टूरिज्म डे हो गया। एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है जो हम 27 सितंबर को मनाते हैं। और 2021 में वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम क्या रही? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अच्छा, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो वो कहां पर है? मैड्रिड, स्पेन में है। ध्यान रखना ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ये दोनों मिलकर के आदि बद्री बांध का निर्माण करेंगे। एक्चुअली में इस बांध के निर्माण से सरस्वती नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा। मतलब इस बांध से जो कि बनेगा कहां पे? यमुना नगर के पास, उससे इस सरस्वती नदी में पानी पहुंचाया जाएगा। और पानी कहां से आएगा? तो हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से। ये जो बांध है ना, ये दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है, तो इससे दोनों राज्यों की पेयजल और सिंचाई जरूरतें भी पूरी होंगी। इस बांध की बात कर ले तो इस बांध की चौड़ाई कितनी है? 101.06 मीटर। इसकी ऊंचाई होगी 20.5 मीटर। बनाने में लागत आएगी 215.33 करोड़ रुपए। और इसकी भराव क्षमता कितनी है? 224.58 हेक्टेयर। और इसकी जो भराव क्षमता है यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है? 224.58 हेक्टेयर मीटर की। तो इसमें से 61.88 हेक्टेयर मीटर पानी दोनों राज्यों को मिलेगा। उसके अलावा जो बच जाएगा वो सरस्वती नदी में जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने फैक्ट्स भी। अच्छा, अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखी थी। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। और केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना आपने सुना है। इसमें पानी कहां से कहां जाएगा? केन से बेतवा में जाएगा। और पूछा जाए माता टीला परियोजना ये किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर ही है। अब बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, इसकी 2 कैपिटल है। शिमला इसकी समर कैपिटल है और धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री हो गए जयराम ठाकुर और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हमने कल ही पढ़ा था हिमाचल प्रदेश ने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा हिमाचल चंबा चप्पल और लाहौल के बने हुए मौजे व दस्तानों को भी जीआई टैग मिला था। अभी आपको याद होगा 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज देने वाला यानी कि दोनों डोज लगाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना था। और पहला जिला ये भी हिमाचल प्रदेश का ही था, किन्नौर जिला। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही है। खेती से याद आएंगे 2 प्रश्न आपको कि देश में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहां पे शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और भारत में पहली बार हींग की खेती कहां पे की गई? हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। और कुल्लू से आपको याद आएगा बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र कहां पे खुलेगा? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और दुनिया के सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां पे किया गया? हिमाचल प्रदेश के काजा में। अभी ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। अभी जो विजय हजारी ट्रॉफी 2021-22 का आयोजन हुआ था, राजस्थान में हुई थी ये, उसको जीता था हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा करके। बाकी 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश ही है। यहीं पे आपको रोहतांग टनल मिलेगी जिसका नाम अटल जी के नाम पे रख दिया गया। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? निर्यात यानी कि एक्सपोर्टर। तो आंसर होगा भारत। तो अभी भारत खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। एक तो ये पॉइंट याद रखना। और खीरे से आपको जरूर याद आएगा, चलो आप ही बताओ, अभी किस राज्य के मीठे खीरे को जीआई टैग मिला था? तो आंसर होगा नागालैंड। और अभी हमने पढ़ा था भारत जो है ये ब्राजील को पीछे छोड़कर अरब देशों को खाद्यान्न निर्यात करने के मामले में नंबर 1 देश बन गया है। और अभी कुछ समय पहले ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग ने एक रिपोर्ट भी जारी की थी जिसके अनुसार भारत 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन सकता है। आयातक यानी कि इंपोर्टर। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, जनवरी 2022 में किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी है?
तो आंसर होगा पेरू। पेरू एक दक्षिण अमेरिकी देश है और अभी पेरू सरकार ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों के पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी है। एक्चुअली में हुआ क्या था, स्पेन की एक एनर्जी फर्म है जिसका नाम है रेप्सोल, तो उसका एक जहाज है, वो पेरू में करीब 600 बैरल तेल लेकर के जा रहा था और इस जहाज का नाम क्या था, मारे डोरिकम। अब ये तो जहाज जा रहा है तेल लेकर के पेरू की तरफ, और अभी आपको याद होगा टोंगा ज्वालामुखी में, जो कि कहां पर है, प्रशांत महासागर में है, वहां पे भीषण विस्फोट हुआ था और नासा के अनुसार ये जो विस्फोट हुआ ये एटम बॉम्ब से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसी कारण सुनामी लहरें बनी और उस जहाज में से ये तेल का रिसाव हो गया। कहां पे, पेरू के तट के नजदीक में, और ये तेल फैल गया और उसी कारण से अभी पेरू ने 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी। और आपातकाल से आपको याद आएगा श्रीलंका ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की थी अभी। इसी तरह से आपको याद रखना है, ईंधन की कीमत बढ़ने से आपातकाल की घोषणा कर दी अभी कजाकिस्तान ने भी। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान होती है और अभी नए प्रधानमंत्री यहाँ के बने थे कौन, इस्माइलोव। देखो पेरू की हमने बात की थी तो ये रहा मैप में पेरू, साउथ अमेरिकन कंट्री है। अच्छा, साउथ अमेरिका में पूरे विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, क्या नाम है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। और आप देखोगे तो पेरू और चिली के बीच में यानी कि उनकी सीमा पर एक मरुस्थल है, अटाकामा का मरुस्थल। वैसे इसका ज्यादातर पोर्शन आपको चिली में ही मिलेगा और ये दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल भी है। पेरू की कैपिटल क्या है, लीमा है, करेंसी है सोल और प्रेसिडेंट है पेड्रो कैस्टिलो। अब तेल की बात है ना, तेल से 2 प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, इसके उत्तर आपको देने, ध्यान से सुनना। अभी ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी की पहली महिला हेड कौन बनी है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, अलका उपाध्याय बनी है कि अलका मित्तल बनी है। और ये अभी लेटेस्ट प्रश्न है, दोनों ही कुछ ना कुछ बनी है, दोनों के उत्तर आप दो। और अभी ओपेक के नए सेक्रेटरी जनरल बने थे कौन, हैतम अल घैस, ये कुवैत के हैं, तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, अब आपको बताना है, हाल ही में मेटा ने दुनिया की सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता को इंग्लिश में बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सुपर कंप्यूटरों में से कौन सा पेश किया है? तो आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर। अभी आपको याद होगा मार्क जकरबर्ग की घोषणा के अनुसार फेसबुक की मूल कंपनी जो है मेटा, ये वर्चुअल मेटावर्स बनाने की योजना के तहत दुनिया का सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर बना रही है। तो इसके बन जाने से डेटा को प्रोसेस करने की रक्षा क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। और आपको बता दूं, मार्क जकरबर्ग के मेटा बिजनेस के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर कहा जाने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर पहले से ही दुनिया का 5वां सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अच्छा, दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट आई थी, उसमें टॉप पे था जापान का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुगाकू। अच्छा, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम है परम 8000। अभी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ये कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। और अभी बताओ, ईरान ने अपना सुपर कंप्यूटर बनाया था, उसका क्या नाम था? सिमोर्ग, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, अब आपको बताना है अभी कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 29। तो अभी वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये 29 बच्चों को दिया गया। तो इन विजेताओं में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज के 15 लड़के और 14 लड़कियां शामिल हैं। और ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है ये भारत सरकार के द्वारा 6 श्रेणियों में, 6 कैटेगरी में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे, अब बताइए अभी जो गणतंत्र दिवस 2022 है उसके अवसर पर कुल कितने पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहित राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 939। तो गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर टोटल 939 पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक और उसी के साथ राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया। तो याद रखना, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर टोटल 939 पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहित राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। और आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मियों को शौर्य के लिए 115 पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, जो कि 2022 के लिए किसी भी पुलिस बल से सबसे अधिक संख्या में है।
मतलब जम्मू कश्मीर को ये सबसे ज़्यादा पदक मिले हैं। इसके बाद सीआरपीएफ को 30 मिले, छत्तीसगढ़ पुलिस को 10 मिले और उड़ीसा की पुलिस को 9 मिले थे। महाराष्ट्र की पुलिस को केवल मिले। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा गया था मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया। तो पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को, और महिलाओं में बात करेंगे तो इंग्लैंड की टेमी बेमोंड को। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, इन्हें अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न। थैंक यू।